यह वीडियो आपके लिए कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के एसएसटी के छात्रों के लिए यानी सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए बनाई जा रही है, उनको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसएसटी में। एसएसटी सामाजिक विज्ञान के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास 9th से शुरू होता है, फ्रांसीसी क्रांति। अब क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति, अब बात करते हैं हम क्रांति के बारे में, ठीक है। तो क्रांति, और सबसे पहले दुनिया के अंदर जो भी क्रांतियाँ आज तक जो हुई हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? फ्रांस के अंदर से हुई थी। फ्रांस से जो क्रांति की शुरुआत होती है सबसे पहले दुनिया के अंदर, और ऐसा ही माना जाता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसी बात क्यों कही जाती है? ऐसी बात इसलिए कही जाती है कि जो भी घटना फ्रांस के अंदर घटती थी तो वो उसका पूरा असर किस पर पड़ता था? यूरोप पर पड़ता था। जो भी यूरोपीय घटनाएं थीं। अब कारण क्या हुआ? क्रांति का कारण कुछ ना कुछ बनेगा, क्रांति के पीछे कोई वजह होती हैं। अब देखो फ्रांस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जनता के बारे में। फ्रांस की जनता 3 भागों में बटी हुई थी। फ्रांस की जनता 3 भागों में बटी हुई थी, जिसे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में, ठीक है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, फ्रांसीसी पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। नंबर 1 फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट के अंदर जो पीपल आते थे, थर्ड स्टेट में जो पीपल आते थे वो उसमें कौन थे? श्रमिक और मजदूर वर्ग थे। और जो फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग के अंदर आते थे जो उसमें जो पादरी है, चर्च के लोग हैं, जैसे हमारे भारत के अंदर मंदिरों में पुजारी वगैरह होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर जो चर्चों के अंदर जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे वो उसमें आते थे। सबसे ऊपर वर्ग में उनको रखा गया था। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेट की बात की मैंने आपसे। फर्स्ट स्टेट के अंदर जो व्यक्ति आ रहे थे वो व्यक्ति कौन थे? जो पादरी वर्ग थे, पुजारी वर्ग थे। और उसके बाद में आता है आपका द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट के अंदर क्या था? कुलीन वर्ग आता था। कुलीन वर्ग में सभी मध्य वर्गीय लोग आते थे। और कुलीन वर्ग के अंदर जितने भी मध्य वर्गीय लोग थे वो आते थे। और मध्य वर्ग में क्या हुआ था? जो मध्य वर्ग है, मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग में जो राजा है, राजा और उसके परिवार, रिश्तेदार, उसके रिलेटिव्स जितने भी होते थे, जो किंग हुआ करता था, जो रूलर हुआ करते थे, वो आते थे, उनके रिलेटिव थे। तो और तीसरे वर्ग के अंदर जैसा थर्ड स्टेट की बात करते हैं, थर्ड स्टेट के अंदर कौन आते थे? जो भी मजदूर, वो कृषक हैं, मजदूर हैं, ये सभी लोग आते थे। अब फ्रांस के अंदर क्रांति की वजह क्या बनी? देखिए, क्रांति जब होती है जब कोई ना कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो गया हो, प्रताड़ित हो गया हो, या किसी न किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी, तभी जाके कोई क्रांति जाके करेगा। वैसे किसी की कोई ऐतराज़ी होती नहीं है। अब फ्रांस में क्रांति की वजह क्या बनी? फ्रांस के अंदर क्या हुआ? जो फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट स्टेट को इनको क्या थे? जन्म से अधिकार मिले हुए थे। जैसे ये पैदा होते थे इनको कुछ अलग से राइट्स दिए गए थे। और जैसे ही इनको कुछ अलग से राइट्स दे दिए गए तो राइट्स देने के साथ साथ में क्या हुआ फर्स्ट में ही कि इनको, जैसे मान लीजिएगा, इन पर टैक्स वगैरह लगना, एक कर लगता था जिन पर धार्मिक कर लगा दिया जाता था लोगों के ऊपर। और इसी प्रकार से कुलीन वर्ग था, यहाँ पे भी टैक्स लगता था। अब ये टैक्स भरने का काम किसका हुआ करता था? ये तीसरा स्टेट जो वर्ग है उसका काम हुआ करता था। अब ऐसे में क्या हुआ? जो यूरोप है, वो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ? फ्रांस में जो क्रांति की वजह बनी, अब उसमें तृतीय वर्ग के अंदर कृषक और मजदूर आ गए। तीसरा वर्ग जिसे थर्ड स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन आ गए? फार्मर्स हुए। कौन हुए? फार्मर्स। और जो श्रमिक वर्कर्स होते हैं वो आते थे। और तो फर्स्ट स्टेट को आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन आता था? फर्स्ट स्टेट में आते थे पादरी वर्ग आया करता था, ठीक है। चर्च वाले जो लोग थे वो आते थे फर्स्ट स्टेट के अंदर। और सेकंड स्टेट के अंदर कौन आता था? जो राजा है और राजा के रिलेटिव और जितने भी उसके रिश्तेदार, परिवार, जो भी रॉयल फैमिलियाँ हुआ करती थी वो सभी किस में आती थी? सेकंड स्टेट के अंदर आती थी। जो भी रूलर हुआ करते थे, और रूलर के वो में किंग हुआ, किंग का जो भी फैमिली है वो सब आते थे उसके अंदर। और थर्ड स्टेट के अंदर कौन आता था? थर्ड स्टेट के अंदर आते थे जो वर्कर्स हैं और फार्मर्स हैं, कृषक हैं, और जो कौन है? मजदूर, वो आया करते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? जैसे ही घटनाक्रम यह आगे बढ़ा, यह घटनाक्रम जैसे ही आगे बढ़ा तो इसमें हुआ क्या? अब तमाम युद्ध चलते थे। युद्ध को इंग्लिश में वॉर कहते हैं। अब युद्ध चलते थे तो वॉर के ड्यूरिंग क्या हुआ? अब उस समय पे क्या हुआ था? लुई 16 राजा बना। कहाँ का? फ्रांस का।
लुई 16 राजा बना तो उस समय पर उसने संचित जो कोष था, कोष को उसने खाली पाया। अब उसने क्या किया, जो जनता है, जनता तो परेशान थी पहले से ही, और कारण क्या हो रहा था, जनता परेशान क्यों थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्रांस की जनसंख्या के बारे में और वहाँ पर जो ज़मीन वगैरह किसके पास में कितनी थी उसके बारे में चर्चा करनी होगी हमें। तो फ्रांस के पास में जो जनता थी, फ्रांस पर जो जनता थी उसका फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट दोनों के अंदर जो जनता थी, दोनों में जनता आपको देखने को मिल रही थी 10% मात्र पॉपुलेशन थी यहाँ की, और 90% जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, 90% जनता कृषकों की, मजदूरों की थी, और 90% जो जनता है। अब कारण क्या हुआ वहाँ पे, अब जो ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में 60% हिस्सा जो 10% जनता थी, इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इनकी जनसंख्या मात्र 10% थी। किसकी, जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे उनकी जनता कितनी थी, मात्र 10% था। और 90% जो पार्ट था, हिस्सा था, किसका पार्ट नहीं, वो जनसंख्या का जो हिस्सा था वो किसका था, वर्कर्स का और किसानों का। अब जो वर्कर हैं, किसान हैं, इनके साथ में समस्या, वर्कर हैं, किसान हैं, अब इनके पास में जो ज़मीन थी वो कितनी थी, 40%, यानी 40% हिस्सा था। अब 40% जो हिस्सा था इनके पास में, किसके पास में, किसान और मजदूरों के पास में, और जनता इनके पास में 90%। और ऊपर से क्या होता था, इन पर जो रूलर थे, राजा थे और चर्च थे, इनको क्या विशेष राइट्स दिए गए थे, बाय बर्थ, जन्म से अधिकार दे दिए गए थे कि इन पर जो टैक्स लगेंगे, धार्मिक कर लगेगा, और जो राजा के ऊपर था तो टाइल और टिथ 2 टैक्स इन्होंने चलाए थे। तो उस समय पर टाइल और टिथ जो टैक्स लगे, और यहाँ पे क्या होने लगा, अब जनता के साथ में क्या हुआ, तमाम समय से युद्ध चल रहे थे, तो जनता के पास में कहीं पे फ्लड आ जाना, फ्लड यानी बाढ़ होती है, बाढ़ आ जाना, और सूखा और तमाम प्रकार की महामारियाँ फैलना। इस कारण से क्या था, जिस समय लुई 16, जैसा ही मैंने आपको बताया, लुई 16 जिस समय राजा बना फ्रांस का, उस समय पर सरकार का पूरा खजाना खाली था, और खजाना खाली होने के कारण वहाँ पर जनता के राजा ने क्या किया, और टैक्स बढ़ा दिया। किसके ऊपर बढ़ा दिया, इनके ऊपर, जो किसान और मजदूर हैं इनके ऊपर। अब इनके पास में खेती बाड़ी जो भी है हो नहीं रही है, और इसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पर जो भी जनता है, यहाँ की जनता को टैक्स पर टैक्स देना पड़ रहे हैं, और टैक्स देना पड़े तो इसके बाद में इनके पास में नंबर 1 तो पहले तो क्या है, खाने पीने के लिए अनाज भी नहीं है, अनाज ही नहीं है खाने पीने के लिए, और ऊपर से इनको टैक्स देना पड़ रहा है। अब इनमें से क्या हुआ, तभी 1789 में वहाँ पर 1789 की सुबह पे जाके कुछ ऐसे आदेश, जनता के अंदर कोई गलत अफवाह फैल गई, या फिर किसी प्रकार से अफवाह फैली हो कि जो राजा है, राजा क्या करने वाला है, राजा अब थोड़ा सा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भी हो गई, उद्योगीकरण की शुरुआत हो गई। अब उद्योगीकरण की शुरुआत हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, जो किसान थे, मजदूर थे, ये काम करने के लिए जाने लगे, तो इनके पास में थोड़ा पैसा आने लगा, तो इनमें से क्या हुआ, एक अलग से क्लास वर्ग निकल के आ गया, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जिसमें शिक्षक हुए, वकील हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ही इसमें से एक वर्ग निकल के आया, वो वर्ग था कौन सा वाला, उस वर्ग की हम बात करें, उसे नाम दिया गया मिडिल क्लास, मध्य वर्ग कहा गया। और उनमें जो पढ़े लिखे एजुकेट जो युवा थे, उन्होंने क्रांति को अंजाम दे दिया। और इसी के साथ में क्या हुआ, फिर वहाँ पे क्या होता है, सुबह के टाइम लुई ऐसा आदेश, ऐसा लगा जनता के अंदर, अब अफवाह फैल गई कि सुबह के टाइम पे जाके कि राजा ने आदेश दे दिया है कि लोगों पे जाके गोलियां चला देना है। तभी जाके जनता वहाँ पे फ्रांस में वहीं जो किला होता है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाती है, वहाँ के फोर्ट यानी किला होता है। तो किले पर इकट्ठी होने के बाद में जनता क्या करती है, वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह वह विद्रोह होता है जिसमें पूरी मार काट, हिंसा और जैसे जो भी हथियार होते हैं, हथियारबंद तरीके से जो आंदोलन किए जाएं। अब यहाँ पे आंदोलन करने के तरीके भी होते हैं। आंदोलन में एक होता है आपका हिंसात्मक आंदोलन और एक होता है अहिंसात्मक आंदोलन। हिंसात्मक आंदोलन में क्या होता है, यहाँ पे मार काट जो भी करना है सब कुछ किया जाता है। और अहिंसात्मक आंदोलन में बिल्कुल इस प्रकार से होता है जैसे हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अहिंसात्मक आंदोलन, जिसमें कोई मार काट ना हो और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से आंदोलन होना चाहिए। इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं वो क्या होते हैं,
अहिंसा पर आधारित होते हैं। और हिंसात्मक तो वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हो गया। अब विद्रोह को इंग्लिश में रिवॉल्ट बोलते हैं। सशस्त्र विद्रोह हुआ, और सशस्त्र विद्रोह होने के कारण क्या होने लगा, वहाँ पे फ्रांस के अंदर सशस्त्र विद्रोह हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने, राजा था, रानी थी, और जो भी थे वहाँ के सब किले की दीवारें वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ तोड़ फोड़ के फेंक दिया। और इसी के साथ में फ्रांस में क्या हुआ, क्रांति का शुरुआत ही इसी प्रकार से होती है। तभी जाके क्या होने लगा फ्रांस के अंदर, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस में तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मिडिल क्लास थी, तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के अंदर क्या होता है, वो समझने लगे जो राजाओं की नीतियाँ थीं और तमाम चीज़ें थीं। तो मिडिल क्लास ने क्रांति की शुरुआत कर दी। और जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, अभी हमारे भारत के अंदर भी तमाम तरह के विद्रोह छलक सकते हैं, और तमाम प्रकार की कंडीशन है जो है बहुत ही ख़राब हालत में चल रही हैं। और इसी के साथ साथ में तुमने देखा होगा भी, जैसे कांकरो जनता पार्टी है, अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ में चलो हम मुद्दे की बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति पर लौट के आते हैं फिर से। तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ, 1789 में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले की क्रांति इसी को कहा जाता है, फ्रांस से होती है शुरुआत। अब यहाँ पर कारण क्या हुआ, 1790 में जाके 91 में जाके फिर वहाँ पर संविधान तैयार हुआ। वहाँ पे एक संविधान बनाया गया, वहाँ पे राजाओं को हटा दिया गया। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया। उस समय फ्रांस के अंदर क्या था, मोनार्क सिस्टम था। यानी कि मोनार्क सिस्टम क्या होता है, राजतंत्र के अंदर क्या होता है, राजा का जो लड़का है वो राजा बनता है, उसे मोनार्क व्यवस्था या राजतंत्र व्यवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब राजा का जैसे मान लीजिएगा लड़का हैगा, लड़का चाहे कैसा भी हो, निकम्मा हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, बदमाश हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पर कारण क्या होता है, जो राजा है, राजा के मन में जो भी चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे आए तो क्या होता है, किसी ने अपराध कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो अदालतें होती हैं। लेकिन राजा के मूड में क्या चल रहा है, किस प्रकार से क्या राजा ने जो डिसीजन दे दिया वही मानना होता था। और राजा की आज्ञा को ना मानना उसको राजद्रोह कहलाता था। यानी कि अपने राजद्रोह क्या होता है, अपने देश से द्रोह, अपने देश से गद्दारी करना। इसी प्रकार से राजा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। तो इस प्रकार की जो राजतंत्र व्यवस्था थी वहाँ पर, और राजतंत्र का जो विरोध किया गया, राजतंत्र को हटाकर फिर वहाँ पर लोकतंत्र को लाया गया। लोकतंत्र को लाने के पीछे क्या होता है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर जो जनता होती है, जैसे हमारे यहाँ पर सरपंचों के चुनाव होते हैं, तो सरपंचों में क्या होता है, जनता अपने सरपंच को चुनती है, वोट देती है। जैसी जनता होती है उसी प्रकार से अपने राजा को चुन लेती है। अब इसी प्रकार से वहाँ पर लोकतंत्र की, यानी गणतंत्र, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है, उसी को गणतंत्र कहा जाता है, इंग्लिश में उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। और डेमोक्रेसी में क्या हुआ था, उस समय पे जनता ने जो भी था, अब यहाँ पर भी कारण कुछ बनने लगे थे। कारण ये थे कि यहाँ पर महिलाओं को राइट्स नहीं दिए गए, जो महिलाएं थी महिलाओं को पूरी तरह से हटा दिया गया। तो ये भी विद्रोह की फिर और वजह बनने लगा। फिर धीरे धीरे करके फिर महिलाओं ने भी आंदोलन छेड़ दिया।